उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम धामी ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन किया है। साथ ही 1905 सीएम हेल्पलाइन में एआई नवाचार की शुरुआत हुई है। डिजिटल उत्तराखंड ऐप से उत्तराखंड वासियों का काम आसान हो जाएगा। इस ऐप के जरिए वो बहुत सारे काम आसानी से कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी और अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है और कोरोना काल में इस विधेयक ने स्वास्थ्य संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। सम्मेलन में आयोजित प्रोसीडिंग के विमोचन को उन्होंने राज्य और देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। आयुर्वेद हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ एक से एक जड़ी बूटियाँ हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। और योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहां देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी 14 अगस्त को चुनाव होना है। बता दें, ऐसे में जहां भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हमें बहुत ही अच्छी स्थिति में है, हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष से ज़्यादा सदस्य भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करके जिला पंचायत सदस्यों को खरीद रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति पर भाजपा ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया, उसे अब अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है ताकि वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन सके। देखिए, जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने बीडीसी मेंबर भी जिता दिए, जिला पंचायत सदस्य भी जिता दिए। अब सरकार किस तरीके के दबाव और किस तरीके की रणनीति में काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 4 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन अभी जो हालात हैं, जो दीपक बिजनौर जी के साथ जो हुआ है, जिस आदमी पे करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया और जांच बैठाई थी, उस आदमी को ज्वाइन कराया ताकि वो कुछ जिला पंचायत सदस्य दे सके, तो इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक जाकर काम कर रही है। आप दौरा करके आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिहरी जनपद से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी सोना सजवाड़ ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सोना सजवाड़ इससे पहले भी 2 बार लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस बार वे हैट्रिक बनाने के इरादे से मैदान में उतरी हैं। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने नारों और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सोना सजवाड़ ने कहा कि उनका लक्ष्य जिले के विकास कार्यों को और गति देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके पिछले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं पूरी हुई, जिससे जनता में उनके प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा के भीतर उनका कद और अनुभव उन्हें इस चुनाव में मजबूत स्थिति में रखता है। हालांकि विपक्ष और संभावित निर्दलीय प्रत्याशी भी कड़ी चुनौती देने की तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और अपने सभी विधायकगणों का, मंत्रीगणों का और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने प्रदेश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पद चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते आज नामांकन के दिन विकासनगर विकासखंड में भी ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया में खास नजारा देखने को मिला, जहां सिर्फ बीजेपी अधिकृत प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। बता दें, जबकि इन पदों पर न तो कांग्रेस और न ही किसी अन्य दल या निर्दलीय ने अपना नामांकन किया, जिससे अब साफ हो गया है कि बीजेपी अधिकृत प्रत्याशियों का ही निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। बता दें कि भाजपा द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों में ब्लॉक प्रमुख पद पर नारायण ठाकुर, ज्येष्ठ पर गुलफाम अली और कनिष्ठ पर अनिल तोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिन्होंने नामांकन के बाद पार्टी नेतृत्व और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास की बात कही। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी 2 शताब्दी पूरी कर ली है। प्रेस क्लब हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता द्वितीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता और साहित्य के विद्वान, धर्म के क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों ने प्रतिभाग किया। एमपी के भोपाल से आए माधव राव स्प्रे संग्रहालय के संस्थापक विजय दत्त श्रीधर ने नव जागरण योगीन पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के आरंभ से मौजूदा समय तक बदलते कालखंडों का बारीकी से वर्णन किया। वहीं जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी प्रेस क्लब हरिद्वार और पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए सभी से पत्रकार धर्म निभाने और जनहित को आगे रखकर काम करने की प्रेरणा दी। पत्रकारों की सबसे बड़ी यूनियन NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बेहारी ने मौजूदा समय में पत्रकारिता और पत्रकारों के सामने पेश आ रही चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर चर्चा की। है कि बहुत ही जागृत और जीवंत है। ये समय की मांग के अनुसार जो भी करना जरूरी होता है वो ये करता है, और उस संबंध में ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है जब हिंदी पत्रकारिता की 2 शताब्दी के प्रसंग में ये एक वैचारिक अनुष्ठान चला रहा है। मैं हिंदी पत्रकारिता को 200 साल हो गए और हिंदी पत्रकारिता का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के जितने भी नायक थे, महात्मा गांधी जी से लेकर और नीचे तक, सब ने पत्रकारिता को एक मुख्य माध्यम बनाया। प्रति हमें सीखने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, पर हिंदी चूँकि राष्ट्रभाषा है और उसमें भारत की जो आत्मा है, जो भारत की संस्कृति है, भारत की संवेदनाएं, वो अधिक मुखर होती हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से निपटने के लिए सभी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है, तो वहीं PWD विभाग भी मलबा हटाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी विषय पर सचिव PWD पंकज कुमार पांडे का कहना है कि धराली में जो खीरगाड़ से मलबा आया है वो लगभग 50 फीट ऊंचा है, उसके साथ ही ये 1 किलोमीटर के दायरे में फैला है। विभाग गंगोत्री की तरफ से मलबा हटाने की कवायद में लगा हुआ है। वहां पर पोकलेन मशीन के साथ ही तमाम मशीन कार्य कर रही हैं और अभी तक लगभग 100 मीटर मलबा हटाया भी जा चुका है, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें मलबे के अंदर कई जगह पानी भरा हुआ है, तो साथ ही कुछ अन्य चीजें भी मिल रही हैं। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के अंदर कोई ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, इसलिए यहाँ से एक टेक्निकल टीम को भेजा गया है जो वहां पर पूरा असेसमेंट करेंगे और बताएंगे कि कहां कहां से मलबा हटाना है, जिसके कारण अभी वहां पर क्लियरेंस में समय लग सकता है। धराली में क्योंकि बहुत बड़े पोर्शन में, लगभग 1 किलोमीटर के पोर्शन में मलबा है जो ऊपर से आया था, खीरगाड़ से आया था मलबा, जिसकी वजह से पूरा वहां पर डैमेज हुआ है और वो तकरीबन 50 फीट ऊंचा मलबा है। उसमें हम लोग गंगोत्री के साइड से क्लियरेंस चालू है, उसमें पोकलेन और ये सब मशीनें काम कर रही हैं। उसमें 3 मशीनें वहाँ पे चालू थी पहले। उसमें तकरीबन 100 मीटर हम लोग ने क्लियर कर लिया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई और मतलब ह्यूमन बॉडी तो कोई नहीं है। गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर पहले पहाड़ों की गोद में बसे धराली की अब सिर्फ यादें ही रह गई हैं। 5 अगस्त को खीरगंगा से अचानक आए
पानी के सैलाब में धराली पूरी तरह तबाह हो चुका है। धराली गांव में कुदरत के इस कहर से बचे लोग अब अपने गांव को याद कर सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं धराली में जन्मे बच्चे उस जगह को तलाश रहे हैं जहां उनका खेलते खेलते बचपन बीता है। 40 से 50 फीट मलबे में न केवल घर मकान व्यापार बल्कि बच्चों का बचपन आपदा की भेंट चढ़ गया है। हर वो पल और यादें काल के मुंह में समा गईं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस घटना में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन यहाँ पर उन्होंने किस तरह से अपनी जान जोखिम लगाकर वो यहाँ पर पहुँचे और लगातार पूरी मॉनिटरिंग अपने आप की, और मैं लगातार यहाँ पर हूँ। लगातार कास्ट जो हमारे तमाम जो आपदा पीड़ित हैं उन लोगों के साथ हम हैं। यहाँ पर कैसे सबसे पहले उनको कैसे सुरक्षित निकालने का काम, फिर उसके बाद कैसे उनको जो राशन बिजली यहाँ पे मुहैया कराने, बिजली पानी दूरसंचार व्यवस्था सड़क खुलाने का काम, और जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढाने का काम, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आईटीबी की टीम हो, आर्मी की टीम हो, बीआरओ की टीम है, पूरे तन्मयता से काम हो रहा है। जहाँ कभी ज़िंदगी गुलजार थी, खुशहाल एक बाज़ार था, वहाँ आज मलबे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। एक आपदा जो 5 तारीख को आई उसने पूरे थराली मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया, और सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 30 से 40 फीट के आसपास ये मलबा हो सकता है। तो जो डेड बॉडीज़ इस मलबे के नीचे दफन हैं उनको रिकवर करने में परेशानी भी हो सकती है। फिलहाल कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला। कि भाई साहब, क्या आपका नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह पंवार है। पंवार जी, 5 तारीख को आपदा आई थी, क्या कुछ मंजर था, क्या आपने देखा यहाँ पर, क्या आप मौजूद थे? 5 तारीख को जो आपदा आई थी, मैं तो खैर स्वयं अपने आप में फंसा हुआ था। मुझे मंजर का पता तो नहीं लगा उस टाइम पे। मैं स्वयं कमरे के अंदर फंस चुका था और मैं अपनी जैसे कैसे ज़िंदगी बचा पाया भगवान की कृपा से। लेकिन जो मंजर आपके सामने दिख रहा है, ये सारा जो आंखों देखा हाल इस मंजर के रहे हैं, वो अन्य लोगों ने देखा। मैं तो फंसा हुआ था, मैं मौत से खेल रहा था उसमें। जो लास्ट आपने क्लिप हो गया आपके पास नीचे पड़ी हुई है, उस टाइम में उसी में चल रहा था नीचे। शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और हम जो है इनके शुक्रगुजार है कि इन लोगों ने हमें जल्दी से जल्दी जो है इतना हमें राहत कार्य में जो है बहुत सहयोग दिया। धराली का जो मुख्य बाजार है वो गंगोत्री मार्ग पर स्थित है, और यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिगत भी जो है काफ़ी इंतजामात किए गए थे। यहाँ पर होटल्स थे, रिजॉर्ट्स थे, कई जो है सेब के बगीचे थे, लेकिन वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आपदा सामने आई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि जो अंधाधुंध विकास जो है, विकास के नाम पर जो पेड़ों का कटान, पहाड़ों का कटान यहाँ पर किया गया, वो एक मुख्य कारण माना जा सकता है इस आपदा का। 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी आई, जो और उत्तराखंड जिसे पहले से ही आपदा प्रदेश कहा जाता है, उसमें और भी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। कैमरा सहयोगी सतीश के साथ आलोक सेमवाल, एपीएन न्यूज़, उत्तरकाशी। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की ओर से दैनिक उपयोग की सभी जरूरी सामग्रियों का वितरण प्रभावित परिवारों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राहत सामग्री में खाद्यान्न, पीने का पानी, कपड़े, दवाइयां और आवश्यक घरेलू सामान शामिल है। प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन टीम, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और सुरक्षा बल भी सक्रिय रूप से राहत कार्य में लग रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सके और उनकी बुनियादी जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी हों। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और मदद से उन्हें कठिन समय में बड़ा सहारा मिला है। हालांकि क्षेत्र में मौसम और भू परिस्थितियां अभी भी चुनौती बनी हुई हैं, जिससे राहत कार्य को लगातार प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता है। जहाँ कभी ज़िंदगी गुलजार थी, खुशहाल एक बाज़ार था, वहाँ आज मलबे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। एक आपदा जो 5 तारीख को आई उसने पूरे थराली मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया, और सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 30 से 40 फीट के आसपास ये मलबा हो सकता है। तो जो डेड बॉडीज़ इस मलबे के नीचे दफन हैं उनको रिकवर करने में परेशानी भी हो सकती है। फिलहाल कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला। कि भाई साहब, क्या आपका नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह पंवार है। पंवार जी, 5 तारीख को आपदा आई थी, क्या कुछ मंजर था, क्या आपने देखा यहाँ पर, क्या आप मौजूद थे? 5 तारीख को जो आपदा आई थी, मैं तो खैर स्वयं अपने आप में फंसा हुआ था।
मुझे मंजर का पता तो नहीं लगा उस टाइम पे। मैं स्वयं कमरे के अंदर फंस चुका था और मैं अपनी जैसे कैसे ज़िंदगी बचा पाया भगवान की कृपा से। लेकिन जो मंजर आपके सामने दिख रहा है, ये सारा जो आंखों देखा हाल इस मंजर के रहे हैं, वो अन्य लोगों ने देखा। मैं तो फंसा हुआ था, मैं मौत से खेल रहा था उसमें। जो लास्ट आपने क्लिप हो गया आपके पास नीचे पड़ी हुई है, उस टाइम में मैं उसी में चल रहा था नीचे। शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और हम जो है इनके शुक्रगुजार है कि इन लोगों ने हमें जल्दी से जल्दी जो है इतना हमें राहत कार्य में जो है बहुत सहयोग दिया। धराली का जो मुख्य बाजार है वो गंगोत्री मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिगत भी जो है काफ़ी इंतजामात किए गए थे। यहाँ पर होटल्स थे, रिजॉर्ट्स थे, कई जो है सेब के बगीचे थे, लेकिन वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आपदा सामने आई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि जो अंधाधुंध विकास जो है, विकास के नाम पर जो पेड़ों का कटान, पहाड़ों का कटान यहाँ पर किया गया, वो एक मुख्य कारण माना जा सकता है इस आपदा का। 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी आई जो और उत्तराखंड जिसे पहले से ही आपदा प्रदेश कहा जाता है, उसमें और भी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। कैमरा सहयोगी सतीश के साथ आलोक सेमवाल, एपीएन न्यूज़, उत्तरकाशी। आ रहा हर उसके विभाग की तरफ से, आंगनवाड़ी की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की हमें मदद मिल रही। कपड़े जो महिलाओं के जो आवश्यक सामग्री वो भी हमें मिल गई आंगनवाड़ी विभाग द्वारा और खाद्यान्न विभाग द्वारा। सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे आईटीबीपी सेना वो भी लगातार उसी दिन से हमारे साथ जुड़ी है। वो हमारी मेडिकल सेवाएँ दे रही है, सुबह शाम हमारे साथ खड़ी है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन जसरेट मोड़ पर पहाड़ों से लगातार मलबा और बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। भारी भूस्खलन की वजह से जोनजार बाबर की लाइफलाइन कही जाने वाला ये मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनें लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। फिलहाल ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है और रुक रुक कर पहाड़ों से जानलेवा मलबा और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। पहाड़ों से गिरते मलबे और पत्थरों की वजह से फिलहाल रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। देहरादून में खाली जगहों पर जलभराव को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बता दें, हाल ही में सन पार्क इन होटल के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भारी जल भराव की शिकायत मिली थी। पानी भरने से बीमारियां फैलने का खतरा था और आसपास के लोगों ने भी इसकी शिकायत नगर निगम से की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए प्लॉट के मालिक पर 50,000 रुपये का चालान किया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के अनुसार ये राशि अब तक जमा नहीं की गई है और जल्द ही मालिक के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। दिनों ही 2 स्थानों पे हम लोगों ने चालान किए थे। हमारे सन पार्क इन होटल के पास में एक खाली प्लॉट था जिसमें कि काफ़ी जल भराव की स्थिति थी। पड़ोसियों के द्वारा शिकायत करने पर वो शिकायत सही पाई गई थी, जिस पर उनका जो है 50,000 रुपये का भूमि स्वामी पर जो है चालान किया गया था और अभी तक उनके द्वारा चालान की धनराशि जमा नहीं की गई। अब जल्दी उसकी आरसी जारी करेंगे। भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं। कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया। बरसाती नदियां उफान पर हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बरसाती नदियों में पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए जेसीबी भेजी गई, लेकिन उनको भी वहां पर दिक्कत हुई। बता दें कि देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देखिए, इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून में नकरौंदा, आपका केदारपुर, आपका रिस्पना, आपका बिंदाल क्षेत्र, आपका पूरे देहरादून से मेरे पे जगह जगह से सूचनाएं हैं कि पानी जो है वो अत्यधिक वहाँ पे। और नकरौंदा में क्या है कि पानी वहाँ पे ज़मीन से भी बाहर निकलता है। नकरौंदा में ऐसी जगह है, क्योंकि मैं वहीं का उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जो पानी है वो ज़मीन से भी बाहर निकलता है। वहाँ पे पानी बहुत कम उसमें और बहुत जल्दी वहाँ पर प्राप्त हो जाता है वैसे भी दिनों में। तो आज बरसात है और बरसात बड़ी तीव्र है और नदियाँ बिल्कुल अपने उफान पे हैं। निश्चित तौर पे कई जगहों पे पानी जो है घरों में जाने की शिकायत भी मिल रही है, संभावना है। और कई जगह हम इसमें ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे भी नदी का किनारा है या इस तरह की घटना हो सकती है तो वहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग कम से कम अपने घरों से थोड़ा सा सेफ जगह पे रहें।
उत्तराखंड में बारिश के चलते लगातार नदियां उफान पर बह रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि देहरादून में विगत 12 घंटे से निरंतर बरसात हो रही है। देहरादून की प्रमुख नदियां बिंदल और ऋषि पड़ना उफान पर बह रही हैं। वहीं त्रमसा नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके कारण देहरादून के विश्व प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर भी खतरे की जद में दिखाई दे रहा है। तो यही हाल पूरे प्रदेश का दिखाई दे रहा है। जनपद टिहरी के सकलाना में तुगलगढ़ के एक स्कूल की सुरक्षा दीवार भरी बरसात के कारण भरभरा कर गिर गई। स्कूल भवन में भी दरारें देखी जा रही हैं। अगले कुछ घंटे तक इसी तरह से बरसात होती रही तो परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते कई हिस्सों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि कई क्षेत्रों में जलभराव से नुकसान हुआ है। मौके पर ही लोगों को राहत राशि देकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी तो वहीं पर हमारी जो क्यूआरटीज हैं वो उपस्थित हैं। जहां पर अगर जलभराव शुरू हुआ भी है तो उन लोगों को एक तो मुआवजा धनराशि एज पर नॉर्म्स मौके पर ही वितरित की जा रही है और उनको शिफ्ट किया जा रहा है सेफर प्लेसेस पर। 3 क्यूआरटीज हेडेड बाय एसडीएम और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी, इनके एक्सचेंज लोग रहते हैं। तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में और जो संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग द्वारा 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विकास नगर में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें, लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पछवा दून के विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई, झाझरा में भी जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।